चाइना की एटलास ड्रोन भारत के लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्यों बनने वाले हैं? मार्कफ्लाई एरोस्पेस का रुद्रा लॉटरिंग मुनिशन को एक रियल गेम चेंजर क्यों बताया जा रहा है? और क्या इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट में भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली जो खुद यूनाइटेड स्टेट लिमिटेड नंबर में इस्तेमाल कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना के एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन स्वार्म सिस्टम की तरफ से है। अभी चाइना की तरफ से अपना एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम को अनवील किया गया है, जो कि फ्यूचर बैटलफील्ड का पूरा गेम को ही चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये एक ट्रक माउंटेड मोबाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां से एक ही ऑपरेटर लगभग 100 ड्रोन को एक साथ लॉन्च और कंट्रोल कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात इसका इंटीग्रेशन और ऑटोनोमी लेवल होने वाला है। ये ड्रोन सिर्फ सर्वेलेंस नहीं करते हैं, बल्कि रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन रिले और प्रिसीजन स्ट्राइक सब कुछ एक ही साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब पूरा किल चेन एक ही लूप में कंप्लीट हो जाता है, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। अब भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कैपेबिलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे एरिया में एक सीरियस चैलेंज बनने वाला है। कॉम्प्लेक्स टेरेन में ऐसे स्वार्म सिस्टम फॉरवर्ड पोजीशन पर सर्वेलेंस, प्रोबिंग अटैक्स और सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब वगैरह कर सकते हैं। मैरीटाइम डोमेन में भी ये वॉरशिप्स और पोर्ट्स के लिए एक लो कॉस्ट लेकिन हाई इंपैक्ट थ्रेट बन जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इसका काउंटर क्या होगा। भारत की तरफ सभी यूएवीज और लॉटरिंग मुनिशन की सेगमेंट में काफी प्रोग्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्वार्म इकोसिस्टम ऑपरेशन लेवल में डिप्लॉय नहीं हुआ है। इसी वजह से एक टेम्पररी कैपेबिलिटी गैप अभी भी मौजूद होने वाला है। इसका सोल्यूशन एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम हो सकता है। ऑफेंसिव साइड पर भारत को अपने स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। डिफेंसिव साइड पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जैमिंग और स्पूफिंग सबसे इफेक्टिव रास्ता होने वाले हैं। फ्यूचर में हाई एनर्जी लेजर्स और माइक्रोवेव वेपन जैसे सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाले, तो इनको जल्दी अभी अडॉप्ट करने का कोशिश करना पड़ेगा। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग सेंसर नेटवर्क भी डेवलप करना होगा, जहां AI बेस्ड सिस्टम स्वार्म थ्रेट्स को क्विकली डिटेक्ट और प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। कुल मिलाकर एटलास सिस्टम एक सिंपल ड्रोन प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है, बल्कि एक कंप्लीट स्वार्म वॉरफेयर सिस्टम है जो स्पीड, कोऑर्डिनेशन और सैचुरेशन अटैक की मदद से ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को चैलेंज करने वाला है, जो कि भारत के लिए फ्यूचर में एक सीरियस कंसर्न होने वाला है। अगला अपडेट भारत के एक नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी बेस्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की तरफ से है। अभी IIT जम्मू और मार्कफ्लाई एरोस्पेस ने मिलकर रुद्र नाम का एक बैरल लॉन्च लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप किया है, जो कि बैटलफील्ड में आर्टिलरी का पूरा रोल चेंज करने वाला है। देखिए, रुद्रा का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। ये डायरेक्टली आर्टिलरी बैरल्स या मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे कि पिनाका लॉन्चर से आराम से फायर किए जा सकते हैं। लॉन्च के बाद ये एक लॉटरिंग मुनिशन की तरह ऑपरेट करते हैं, मतलब टारगेट एरिया के ऊपर एक घूमकर डिटेक्ट, ट्रैक और स्ट्राइक कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए अलग से UAV लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एग्जिस्टिंग आर्टिलरी सिस्टम की मदद से या हमारी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की मदद से ही इसको लॉन्च किया जा सकता है, जो कि हमें प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने वाला है। रुद्र के अंदर एक डुअल फेज प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला फेज एक रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम होने वाला, जो कि इसको इनिशियल बूस्ट देता है, और उसके बाद टर्बोजेट इंजन लॉन्ग रेंज फ्लाइट को सस्टेन करता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये सिस्टम हाई स्पीड के साथ एक्सटेंडेड रेंज को अचीव कर सकता है, वो भी रिलेटिवली लो कॉस्ट पर। एक और खास बात इसका सेल्वो लॉन्च कैपेबिलिटी है, मतलब एक साथ मल्टीपल रुद्र मुनिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जिससे स्वार्म स्टाइल ऑपरेशन पॉसिबल हो जाता है। ऐसे सिनारियो में ये एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट कर सकता है या मल्टीपल टारगेट को एक ही मिशन में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सिस्टम्स को स्पेशली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, GPS डिनार और हेवी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं। इसका VV लॉस कैपेबिलिटी मतलब ऑपरेटर को डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें मौजूद ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी की मदद से ये सिस्टम खुद टारगेट को आइडेंटिफाई करके स्ट्राइक कर सकता है। कुल मिलाकर रुद्र एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम होने वाला है जो ट्रेडिशनल आर्टिलरी सिस्टम को एरिया वेपन से प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया जाता है तो पिनाका जैसे सिस्टम की कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने वाली है, जहां क्वांटिटी के साथ साथ एक्यूरेसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी के मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में आने वाला एक बहुत ही बड़े अपग्रेड की तरफ से है। अभी फरवरी 2026 में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 6 एडिशनल बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया गया है।
जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 28,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी नहीं है, बल्कि उसमें आने वाला टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने वाला है। अभी इंडियन नेवी नेक्स्ट बैच में एडवांस AN/APS 154B AS रडार सिस्टम को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है। देखिए, करंट PATI फ्लीट मेनली AN/APY 10 सीरीज के रडार का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सरफेस टारगेट और लिमिटेड पेरिस्कोप डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन AS एक नेक्स्ट जनरेशन ASR रडार है, जो एक कैनोई शेप पॉड के अंदर फ्यूजलाज के नीचे माउंट किया जाता है और इसका सेंसिंग एनवलप काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अपग्रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। सिंपल भाषा में बोले तो इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज सबमरीन की प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इंडियन नेवी को भी अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना जरूरी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AS रडार की सबसे खास बात यह कि यह डायरेक्टली सबमरीन को डिटेक्ट नहीं करता है, बल्कि सी सरफेस में होने वाले सबटल डिस्टर्बेंस को एनालाइज करता है। मतलब ये डीप रनिंग सबमरीन के इनडायरेक्ट सिग्नेचर को ट्रैक कर सकता है। अगर ये अभी हमारे P8 एयरक्राफ्ट में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाता है तो स्टेल्थ सबमरीन को ट्रैक करना काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन ये कैपेबिलिटी सस्ता नहीं है। AS इंटीग्रेशन की वजह से एयरक्राफ्ट की कॉस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाली है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में डील काफ़ी डिले हो रहा था। इवन यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से भी इसको सिलेक्टिवली डिप्लॉय किया गया है। एक और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर डाटा शेयरिंग को लेके आता है, जहाँ कोमकासा के अंदर भारत ये इंश्योर कर रहा है कि सेंसिटिव डाटा सिक्योर तरीके से इंडियन कमांड नेटवर्क में इंटीग्रेट हो सके, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ 6 नए एयरक्राफ्ट को लेने की नहीं है, बल्कि एक मेजर टेक्नोलॉजिकल जंप होने वाला है, जहां इंडियन नेवी ट्रेडिशनल रडार से एक इंटेलिजेंस ड्रिवन हाई रेजोल्यूशन सर्वेलेंस इकोसिस्टम की तरफ मूव करना चाहता है, जो फ्यूचर में हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। अगला अपडेट भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सेल की तरफ से है। देखिए, अभी भारत की तरफ से स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जिसमें ईयरली वार्निंग रडार, इंटरसेप्टर मिसाइल और सी बेस्ड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म सब कुछ इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की बात करें तो भारत ने इजरायली ग्रीन पाइन रडार से अपनी ईयरली वार्निंग कैपेबिलिटी स्टार्ट किया था। ये रडार लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और अभी भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन असली जंप तब आया जब भारत ने अपना खुद का इंडिजिनस स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को डेवलप किया। ये रडार एक टाइम पर लगभग 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और इसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद नेक्स्ट अपग्रेड तब आया जब सुपर स्वॉर्डफिश रडार यानी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार 2, जो कि L बैंड ASR रडार है, उसको डेवलप किया गया। ये इतना सेंसिटिव है कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि स्पेस में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है। अब सिर्फ डिटेक्शन ही नहीं बल्कि इंटरसेप्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए भारत की तरफ से सबसे पहले पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप किया था, जो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक 2 स्टेज का मिसाइल है, जिसमें मिड कोर्स गाइडेंस ग्राउंड रडार से मिलता है और फाइनल फेज में एक्टिव रडार सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब अभी भारत फेज 2 पर भी काम कर रहा है, जहाँ पर AD1 और AD2 नाम की 2 इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। AD1 शॉर्टर रेंज के थ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जबकि AD2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लेवल के यानी कि हाई एंड थ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसका मतलब भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट जनरेशन लेवल पर लेने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग लेयर आता है सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। यहाँ पर INS ध्रुव और INS अन्वेष जैसे स्पेशलाइज्ड वेसल डिप्लॉय किए गए हैं। INS ध्रुव एक फ्लोटिंग रडार प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसमें पावरफुल S बैंड रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि किसी भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वही INS अन्वेष मिसाइल ट्रैकिंग और इंटरसेप्टर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी सिर्फ एक डिफेंस शील्ड नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड सेंसर टू शूटर नेटवर्क बन चुका है, जहां डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन सब कुछ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है और फ्यूचर अपग्रेड के साथ ये सिस्टम और भी ज़्यादा पावरफुल होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।